कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप टाइम देते हैं, कहते हैं कि हाँ 10 दिन का टाइम है, 10 दिन हम कुछ नहीं करेंगे, सीज फायर हो गया, जंग रुक गई, ये तमाम दुनिया भर की बातें करते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं। जो वो क्या कहते हैं, सेंसेक्स गिरता है, फिर उठ जाता है, फिर और उसके बाद आप ये देखिए कि क्या कहा था, 5 अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक कुछ नहीं होगा, बातचीत के रास्ते खुल रहे हैं, और फिर अटैक कर दिया। किस पे अटैक किया? जो इनका प्रोग्राम, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं 5, वहां पे अटैक कर दिया। कि दो अहम वजूहात ये हैं कि खुद अमेरिका के, आपने कहा कि कितने न सिर्फ अमेरिका में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट बर्तानिया में भी हो रहे हैं। बावजूद इसके कि बर्तानिया अब कूले से कूला मिला लिया है उसने, यूएसए के, ईरान के खिलाफ आ गया है वो अपने जहाज वहाज लेके, लेकिन बावजूद इसके जो पब्लिक है यूके की पब्लिक इनके खिलाफ है। लेकिन ये देखना है कि फौजी अगर घुस गए ईरान में, ठीक है, इनको ना तो कोई पानी देगा, ना कोई खाना देगा, ये अपने बॉक्सेस लेके अपनी बोरियां लेके घुसेंगे, ठीक है, 2 4 5 6 दिन, एक हफ्ते से ज्यादा वो चलेगा नहीं। फिर ये खाना कहाँ से लेंगे, रसद कहाँ से आएगी? देख रहे हैं, और इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, और लेकिन अमेरिका मान नहीं रहा है। आज एक और तस्वीर में देख रहा था, वीडियो चल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे अपने पापा जो फौज में हैं, जो जंग पे जा रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के रो रहे थे। उनकी वाइफ जो है वो मना कर रही थी, उनकी अहलिया, कि आप मत जाइए, ये आप जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। क्योंकि अभी आप देखिए, ये खबर आ रही है कि पहले ही राउंड में 500 से ज्यादा फौजी अमरीकी जख्मी हुए, कई ईरान ने बंधक बना लिए, और पूरी तैयारी है। देखिए, ये गुरिल्ला वार टाइप का हो जाएगा। वहां बहुत पहाड़ियां हैं, और पहाड़ियों में जा करके ऑपरेशन चलाना, ये सिवाय बचकाना हरकत के कुछ नहीं होगी। फिरोज बख्श साहब कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका की तारीख में ऐसा भी आज तक कोई प्रेसिडेंट नहीं आया जैसे कि ट्रम्प साहब हैं। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस किस्म का जो है शख्स है कि जो पूरी दुनिया को जेर करना चाहता है, और साथ ही साथ अपने मुल्क को भी बेतहाशा जो है तकलीफ ये शख्स दे रहा है। आज तक कोई प्रेसिडेंट मेरे ख्याल से दुनिया की तारीख में किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं आया। इन्होंने पहले लाखों बच्चों को, खवातीन को और मजलूम लोगों को गाजा में मारा इसराइल के साथ मिलके, इसराइल की बेतहाशा उसमें मदद करी। अभी ईरान के पीछे पड़े हुए हैं। ईरान को इन्होंने काफी बमबारी उसके ऊपर करी, उनके सुप्रीम कमांडर को शहीद कर दिया, उनकी बच्चियों को मार दिया, 165 190 लोग मारे गए वहां, और बहुत ज्यादा नुकसान इन्होंने शदीद पहुंचाया है ईरान के मुख्तलिफ जो भी अहम वहां पे जगह हैं, चाहे वो मिलिट्री से ताल्लुक रखती हूँ या कोई पावर से ताल्लुक रखती हूँ। बासूरत यह है कि बहुत ज्यादा ये ऐसे प्रेसिडेंट हमने देखे नहीं। ये जरूर देखा है हमने कि अरबों के दुश्मन रहे हैं, फलस्तीन के दुश्मन रहे हैं, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट्स रहे हैं इसके, यूएसए के, और वो दुश्मन रहे हैं ईरान के भी। मगर इस तरह का जो है, मैं समझता हूं कि ये जो जालिमाना जो तरीका है, और मैं कहूँगा बेवकूफ़ी का जो तरीका है अपनाया हुआ है ट्रम्प साहब ने, ऐसा दुनिया की तारीख में कोई प्रेसिडेंट देखने में नहीं आया। ठीक है। अ, देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात कि वियतनाम में गए, 20 साल लड़के आ गए, ठीक है, 19 20 साल उसी तरह से इन्होंने वहां पे भी किया, ये आपके अफगानिस्तान में, इराक में, लीबिया में, ये पुराने प्रेसिडेंट्स ने किया, बहुत गलत किया। लेकिन इन सब से सीखना चाहिए था ट्रम्प साहब को, और सीख कर ये आगे बढ़ते। फिर ये झूठ बोल के प्रेसिडेंट बने हैं। वो तो लोगों को जो है, लोगों ने इनको हमदर्दी का वोट दे दिया जब ये अपने इलेक्शन स्पीचेस में एक गोली इनके कान को छू के निकल गई, और लोग पछता भी रहे होंगे कि हमने गलत शख्स के साथ जो है हमने हमदर्दी कर दी।
हम ये नहीं चाह रहे उनको कोई नुकसान पहुंचता, लेकिन यह है कि वो हमदर्दी जो है लोगों के जरिए जो इनको मिली है और ये गद्दी पे आ गए, उसका इन्होंने बड़ा नाजायज फायदा उसका उठा रहे हैं। इन्होंने कहा था मैं यूक्रेन रूस की जंग रुकवाऊंगा, बजाय इसके कि जंग क्या रुकवाते हैं, मुल्कों पे कब्जा करने लगे। ये सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा जो है यानी तुर्रम खां हूँ यहाँ का, सबसे बड़ा मैं यहाँ का वॉरियर हूँ। ये चंद दिनों के लिए तो चल सकता है ट्रम्प साहब के लिए, मगर ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। इसकी दो अहम वजूहात ये हैं कि खुद अमेरिका के, आपने कहा कि कितने न सिर्फ अमेरिका में ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट बर्तानिया में भी हो रहे हैं। बावजूद इसके कि बर्तानिया अब कूले से कूला मिला लिया है उसने यूएसए के, ईरान के खिलाफ आ गया है वो अपने जहाज वहाज लेके, लेकिन बावजूद इसके जो पब्लिक है यूके की पब्लिक इनके खिलाफ है। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि ये चाहते हैं ईरान को मिटा देना, ये चाहते हैं उस पर कब्जा कर लेना। ये बड़े अजीबो-गरीब किस्म की हरकत और सकनात में मसरूफ हैं। कभी ये डांस करने लगते हैं, कभी ये कहते हैं कि मैं ईरान का जो है सुप्रीम कमांडर बन जाऊं, वहां का ये मतलब दिमाग से कुछ अनस्टेबल हो रहे हैं या हो चुके हैं पहले। घड़ी में तोला घड़ी में माशा, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। ठीक है, पिछली बार जब पहली बार हमला किया था इन्होंने ईरान के ऊपर, मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, और मैंने इसी प्रोग्राम में, मुझे तारीख याद नहीं है, अगर मैं तारीख लिख लेता तो आज आपको मैं बावर करा देता। डॉक्टर मुमताज, मैंने कहा था ये बड़ा धोखेबाज आदमी है। जब इन्होंने कहा था कि शायद ये कहा था कि मैं हफ्ता 10 दिन ले रहा हूं, तब मैंने उसी प्रोग्राम में कहा था कोई अजब नहीं है कि ये 1-2 दिन में हमला कर दें, और उसी वक्त इन्होंने गालिबन इतवार को हमला कर रोकूंगा दिया मैं। था। तो देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी जो रह गई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट मोहम्मद रईस साहब ने कहा, और ये खबर मैंने भी देखी थी। यहाँ पे इजराइल की केमिकल फैक्ट्री को ईरान ने उड़ा दिया है। बहुत जबरदस्त तरीके से ईरान ने हमला किया, और वहां इजराइल के अंदर हालात जो है वो बेकाबू हो रहे हैं। तो पूरी जंग अगर आप देखें, यहाँ साबिर हुसैन साहब लिखा है, मुमताज भाई, इजराइल और अमेरिका में राज रिजीम चेंज, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं साबिर हुसैन खान साहब की। ये बिल्कुल जो हालात वहां पे पैदा हो रहे हैं। और आप हिजबुल्लाह को देखिए, वो बड़ी तेजी से, हिजबुल्लाह जो है बड़ी तेजी से इजराइल की तरफ बढ़ रहा है। हुतियों के बारे में भी अभी दिखाया आप हमने कि किस तरह से, और जो नुकसान हो रहा है। अब एक के बाद एक जो फाइटर जेट गिराए जा रहे हैं, वो भी अपने आप में ईरान की बड़ी कामयाबी के तौर पे देखा जाता है। क्रिया शिमोना टारगेट पर जो पहले लेबनान का हिस्सा था, अब ये देखिए बाबुल मंदब बंद करने की बात हो गई है। तो ये इस तरह के हालात जो हैं वो मैं समझता हूं कि बहुत ही खराब हो रहे हैं। और ये आप देखिए, यहाँ पे ईरान की फौज ने ट्रम्प के बयानात को मुस्तरद कर दिया। ट्रम्प नाकाबिले एतमाद हैं, कहा कि ट्रम्प पे तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता, उनकी बात क्यों करते हो, ये कहना है ईरान का। कह रहा है हम उनकी कोई बात नहीं करते। इसके अलावा ईरान की बड़ी कामयाबी, सऊदी अरब में अमेरिका का वाक्स तैयारा तबाह कर दिया। जी हाँ, बहुत बड़ा और काफी महंगा ये जहाज था, जंगी जहाज था, जिसे ईरान ने तबाह कर दिया है। तो ये सूरत हाल देखिए कि ईरान जिस मजबूती के साथ लड़ रहा है। और आप ये भी देखिए, ये बिल्कुल सही है हसन रिजवी साहब, कल भी हमने इसका जिक्र किया था फिरोज बख्श साहब, कि 1 महीने पूरे हो गए, लेकिन ना तो इजराइल अपने मकसद को पहुंच सका है और ना अमेरिका, बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि इनके यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनके यहाँ एहतजाजी, और ऐसा लग रहा है कि इनकी ना रिजीम चेंज हो जाए वहां जिस तरीके के हालात हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये किस तरह के लोग हैं, क्या कोई गुड़ा भाग नहीं करते हैं? ये कुछ सोचते। तिल अवीव की जगह कल ईरान ने इलाद पर हमला किया था, जी हाँ, और मुसलसल हमला कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, अंसारुल्लाह हौती ने भी बड़े हमले किए, कई जगह पे आग लग गई है, लेकिन रिपोर्ट चूंकि नहीं आ पा रही। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि मध्यस्थता के माध्यम से ईरान को प्राप्त हुआ प्रस्ताव इलॉजिकल है, यानी कोई उसमें लॉजिक नहीं है, मैं उसे नहीं मानता हूं।
तो फिरोज साहब ये आप देखिए कि ईरान तो फिलहाल जो है झुकने वाला नहीं है। ईरान जैसा कि आप कहते आए हैं साहब, वो मरने मारने पे तुला हुआ है अब, आर या पार। तो क्या लग रहा है यहाँ पे बहुत बड़ी खबर अंदर से इजराइल के जैसे इजराइल गादम बमबारी कर रहा था, दूसरी तरफ नेतन्याहू कतर के जरिए हमास को पैसा पहुंचा रहा था, जो कि हमास को भी नहीं पता था कि ये पैसे नेतन्याहू दे रहा है। तो ये आप देखिए, ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। ये क्या है संदिग्ध साहब, इसकी तस्दीक करेंगे, कहाँ की खबर है, कैसी खबर है, क्या इसके मानी मतलब है, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए। इसका जयदीप सिंह मुदर साहब लिखा है, इजरायली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी, वीर सभा में ईरानी हमले में 100 घर तबाह हुए हैं। ये देखिए, वीर सभा में 100 घर ईरान ने तबाह कर दिए। तो ये मुसलसल अटैक, फिरोज बख्श साहब क्या कहेंगे? जी, देखिए ऐसा है कि जहां तक ईरान का ताल्लुक है, इन्होंने, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कि दे पुट देयर हैंड्स इन हॉर्नेट्स नेस्ट, यानी जो भीड़ों के छत्ते में इन्होंने हाथ डाल दिया है। इन्होंने सोचा कुछ था ईरान के ताल्लुक से और पाया कुछ। ईरान को ये सोच रहे थे कि भाई माडूरो की तरह या इराक की तरह या लीबिया की तरह हम इसके ऊपर गालिब आ जाएंगे, लेकिन ईरान का मामला दूसरा है। ईरान की बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। वहां के जो रहने वाले हैं वो इतने जबरदस्त पेट्रियट हैं कि जिनकी मिसाल जो है मिलना मुश्किल है। ऐसे तो सभी बंदे अपने मुल्क के पेट्रियट होते हैं, लेकिन ईरानियों का कोई उसमें, ये समझिए कि कोई मैच नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। और ईरान, ठीक है, अब ये कुछ लोग साइड लाइन पे बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, भाई ईरान के ऊपर अमेरिका का कब्जा होगा, ये होगा वो होगा। खुदा ना खास्ता ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ईरान इस बात का इंतजार कर रहा है। देखिए, एक जंग को अपने अंजाम तक पहुंचाने का जिस तरीके से इसराइल और अमेरिका इंतजार कर रहे हैं, अपने अपने ये समझिए कि अपने थॉट प्रोसेस के ताल्लुक से, उसी तरह से ईरान भी इनका इंतजार कर रहा है। इंशाल्लाह जिस दिन ये ईरान में घुसेंगे, फौजियों को तो आप छोड़ दें, जो वहां की जनता है, बावजूद इसके कि इनके पास खतरनाक हथियार हैं, वहां की जनता एक बड़ी तादाद में निकल निकल के, कहीं पहाड़ों के बीच से, कहीं घरों के बीच से, कहीं गलियों के बीच से, बाजारों के बीच से निकलकर इनका कला कमा कर देगी। ठीक है। अच्छा, इस तरह की जो जंग है, पता नहीं ये लोग क्यों अपने पागल प्रेसिडेंट के जो है कहने में आ रहे हैं। इनके फौजियों को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। मोहम्मद अली क्ले ने मना कर दिया था, जो 3 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन थे। उनको वियतनाम जब भेजा जा रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथों से जो है मासूम लोगों का कत्ल नहीं करूंगा। तो ऐसे फौजी इनके यहाँ होने चाहिए। लेकिन ठीक है, फौज का एक सिस्टम होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये देखना है कि फौजी अगर घुस गए ईरान में, ठीक है, इनको ना तो कोई पानी देगा, ना कोई खाना देगा। ये अपने बॉक्सेस लेके, अपनी बोरियां लेके घुसेंगे, ठीक है। 2 4 5 6 दिन, एक हफ्ते से ज्यादा वो चलेगा नहीं। फिर ये खाना कहाँ से लेंगे, रसद कहाँ से आएगी? दूसरी बात यह है कि अगर ये उतारे जाएंगे वहां ईरान में कहीं भी, हॉर्मुज में हो या कहीं भी हो, या उसके आगे ईरान की अपनी बाउंड्री में हो, या जो ईरान के कुछ जजीरे हैं उन पर हो, तो एक एयर कवर होना चाहिए उसका, ठीक है। वो भी कोई आसान चीज नहीं है। ईरान में घुस के अगर एयर कवर दिया जाएगा तो ईरान, इनकी जो एयर फोर्स है, उसको नहीं बख्शेगा। इस लड़ाई में सिर्फ एक ही कमजोरी ईरान की रही है, वो यह है कि उसके पास उस तरह की एयरफोर्स नहीं है जिस तरह की इन लोगों के पास है। अगर ईरान के पास उस तरह की एयरफोर्स होती तो कुछ पता नहीं कि आज, हो सकता है कि ईरान के कब्जे में होते हैं अमेरिका और इसराइल, मैं बता रहा हूँ, वो एक अलग चीज है। लेकिन बावजूद इसके कि उनके पास अपनी एयरफोर्स नहीं है, वो मैदान में डटे हुए हैं, और अब वो बड़ी जांबाजी के साथ
इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब ये लोग आए, और इन्होंने कह दिया है कि भाई यू आर मोस्ट वेलकम एंड यू विल फाइंड योर मास ग्रेव्स हियर। तो हो सकता है कि इनको लेकिन वापस इनके फिरोज बख्श साहब ये बताइए कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप टाइम देते हैं, कहते हैं कि हम 10 दिन का टाइम है, 10 दिन हम कुछ नहीं करेंगे, सीज फायर हो गया, जंग रुक गई, ये तमाम दुनिया भर की बातें करते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं। जो वो क्या कहते हैं, सेंसेक्स गिरता है, फिर उठ जाता है, फिर और उसके बाद आप ये देखिए कि क्या कहा था, 5 अप्रैल तक, 6 अप्रैल तक कुछ नहीं होगा, बातचीत के रास्ते खुल रहे हैं, और फिर अटैक कर दिया। किस पे अटैक किया? जो इनका प्रोग्राम, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं 5, वहां पे अटैक कर दिया। अब आप बताइए, जब ऐसे धोखा देते हैं ये, इस तरह से धोखाबाज है ये अमेरिका, तो अब सिवाय ईरान के पास जवाबी कार्रवाई के फिर डिमोना पे कर दिया इसने। लेकिन आप ये देखिए कि ईरान ने कहा कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये नसीरुद्दीन साहब ने सही लिखा, भाई क्या है, चक्कर क्या है? अदन साहब लिखा है, अरे सर डेली न्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पे यार, तो भैया डेली न्यूज नहीं कर सकता हसनैन साहब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अलग मैं स्टोरीज चलाता हूँ, मैं यही रोज करता हूँ हसनैन साहब। तो बहरहाल आप कुछ और चैनल देखिए, बहुत सारे चैनल है। जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने लिखा है कि ईरान के सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन के बहुत सारे सैनिक कुवैत और यूएई में तैनात हैं, जिन्हें हमारे द्वारा निशाना बनाया जा रहा। आप बताइए, यूक्रेन के लोग, जो आपने सुना होगा कि भाई ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं, ट्रेनिंग लेंगे, तो ये आप देखिए, आप ये कह रहे हैं कि वो हमारे निशाने पर हैं, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है जी। फिरोज बख्श साहब, हाँ, नहीं, मैं सामान लेके आया था किसी और चैनल पे, मैंने किसी को ये कहते सुना कि उसको तबाह कर दिया गया है। आया कि तबाह हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये भी बड़ी अजीब बात है कि बल्कि इसने ज़ेलेंस्की ने दौरा भी किया था यहाँ मिडल ईस्ट का, कि मैं आपकी मदद करूंगा। वो भी एक दूसरे किस्म का बौड़म आदमी है, पगलाया हुआ आदमी है। उसने भी अपने मुल्क को तबाह कर दिया, और उसका भी अंजाम जो है बहुत ही, मैं समझता हूँ, बड़ा तबाहकुन अंजाम होगा ज़ेलेंस्की का, जिस तरीके से उसने अपने मुल्क को तबाह बर्बाद करवाया है, किया है। मैं अब आता हूँ यहाँ मिडल ईस्ट पे। देखिए, मैं कुछ एक खबर मैं को ब्रेक करना चाह रहा हूँ। ये बड़ी अहम खबर है, और एक गालिबन चाइनीज था वो लगातार, जैसे आपका चैनल है ऐसे उनका चैनल है, अंग्रेज चाइनीज था जो बहुत तेजी से अंग्रेजी में बोल रहा था। उसकी खबर जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि भाई इसकी बात में दम है। वो ये कह रहा था कि जब जंग रुकेगी, अभी तो जंग चल रही है, जंग चाहे 24 घंटे में रुके या 24 महीने में, इस ये कोई नहीं कह सकता। उसने कहा था कि मिडिल ईस्ट का जिस तरह से ग्रेटर इसराइल का एक मैप बनाया है अमेरिका ने और इसराइल ने, उसी तरह से जब ये जंग हुई थी 12 दिन की, तब तब से ही प्लान बना लिया था सऊदी अरब और तुर्की ने कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बदला जाएगा। नक्शा इस तरह से नहीं कि भाई जो मतलब बाउंड्रीज बदल जाएंगी, बाउंड्रीज वही रहेंगी, लेकिन उसमें जो मैनेजमेंट होगा वो दूसरे तरीके का होगा। मैं बता दूं क्या है वो, और क्या वजह है कि सऊदी अरब हमलावर नहीं है ईरान पे। दरअसल सऊदी अरब हो या तुर्की हो या दूसरे अरब ममालिक हों, ये परेशान तो थे अमेरिका से, अमेरिकन बेसिस से। ठीक है, 1965 से ये बेसिस इस इलाके में जगह जगह बनती चली आई हैं, उसके बाद भी बनी है। तो ये लोग ये चाह रहे थे अमेरिकन जो हेजीमनी है उससे हम बाहर आए, लिहाजा इन दोनों ने एक प्लान बनाया है, तुर्की ने और बेसिकली सऊदी अरब ने। इस प्लान के अंदर इसराइल का कोई मामला नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब है कि जब ये जंग रुकेगी, कभी तो रुकेगी ना, कभी भी रुके, ठीक है, जब ये जंग रुकेगी
तो कई जो ममालिक हैं उनके मामलात बदलेंगे और उसमें मिस्र है, उसको डिसीजन लेने वाला तुर्की है और उसमें सऊदी अरब है। ईरान के खिलाफ नहीं है सऊदी अरब इस प्लान के अंदर। जैसे भाई नया नक्शा बनाया है इसने ग्रेटर इसराइल का, इसराइल ने, ऐसे ही तुर्की और सऊदी अरब ने ही बनाया है। उसमें ईरान को दुश्मन नहीं मान रहे हैं, उसमें वो ईरान को ही मान रहे हैं कि अगर इन लोगों ने ईरान को वीक कर दिया, ईरान तो रहेगा, देश रहता है, ठीक है, रूलर कोई भी हो, तो उसमें फिर ये करेंगे, ये हाथ मिला लेंगे तुर्की और सऊदी अरब, और उसके अंदर ये मिस्र की भी मदद लेंगे, वो भी एक बड़ी मिलिट्री पावर है। इसराइल का कुछ नहीं पता, इसराइल उस वक्त होगा या नहीं होगा, हो सकता है नहीं हो। और तुर्की जो है बहुत तेजी से अपने 5th जनरेशन के हथियार बना रहा है, यानी जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है और भी कई कंपनीज हैं जो हथियार बनाती हैं, ये अपने हथियार बना रहा है, तुर्की बहुत फायदे के हथियार बना रहा है और इसके हथियार काफी बिक भी रहे हैं। तो ये अमेरिका की होल्ड से तुर्की और सऊदी अरब पूरे मतलब अरब के ममालिक को बाहर निकालेंगे और एक अपना सिस्टम बनाएंगे। और उस सिस्टम में देखिए क्या है, इसमें हो सकता है कि ये यूएई को उतना जो इख्तियार ना दे, क्योंकि यूएई ने हर जगह जो है धोखा दिया है सऊदी अरब को, चाहे वो आपका सोमालिया हो, चाहे वो यमन हो, इस तरीके से। लेकिन यूएई भी रहेगा। तो इनका अपना मकसद ये है कि अमेरिका का जो होल्ड है उसको खत्म किया जाए, उसकी जगह यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल तुर्की का रहे। तुर्की के हथियार अच्छे हैं, पाकिस्तान को भी ले रहे हैं ये, हालांकि पाकिस्तान भी कोई बहुत डिपेंडेबल मुल्क नहीं है, लेकिन कई बार ये होता है कि भाई कुछ हल्के मामलात भी करने पड़ते हैं। तो ये सब मिलके अमेरिका को वहां से धकेलना चाह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक प्लान है, कामयाब हो या नाकामयाब हो, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन यह है कि इस तरह की बात जो है तुर्की और सऊदी अरब सोच रहे हैं, और उसमें ईरान के खिलाफ बिल्कुल भी दुश्मनी का कोई उनसर नहीं है। तो मैं सोचता हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल यहाँ पे